हेलो दोस्तों, मैं हूं दीक्षिता मिस्त्री और आपका वेलकम करती हूं मेरे अपने चैनल पे। लास्ट 3 वीक से मैंने कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाली है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। वो रीजन ये है कि मैंने एक न्यू जॉब रोल एक्सेप्ट कर लिया है और आपको पता होगा, अगर आप नौकरी करते होंगे तो आपको 8 आवर्स तो अपनी जॉब में देना ही पड़ता होगा और उसके बाद ट्रैवल एंड ऑल इट टेक्स ऑलमोस्ट 11 आवर्स ऑफ द डे। तो घर आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आज ईद की छुट्टी है, मैंने सोचा क्यों ना इस दिन का यूज करते हुए मैं आज एक वीडियो अपने चैनल पे तो डाल ही देती हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट, जिस न्यूज के बारे में मैं बात कर रही थी कि आपके एग्जाम के लिए वो काफी हेल्पफुल होगा, वो टॉपिक है राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हाल के ही अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं लोगों के ऊपर, तो लोगों को इन एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्शन मिलने का पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा अधिकार है और ये एक डिस्टिंक्ट राइट है। आपने अक्सर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट वर्डिक्ट्स में राइट टू लाइफ को बहुत बार मेंशन किया है कि लोगों को आर्टिकल 21 के अंदर एक अच्छी जीवन मिलने का पूरा अधिकार है। तो उसके तहत सेफ वाटर, सेफ फूड, क्लीन एनवायरमेंट, ये सारे मिलने की जो चीजें हैं वो राइट है उनका। तो अब राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये राइट क्यों रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या पॉइंट्स और क्या रीजंस दिए हैं इस राइट को रिकॉग्नाइज करते वक्त। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड अ मच फेल्ट, यानी सालों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी बट इसके बारे में बात नहीं किया जाता था, यानी लेस आर्टिकुलेटेड टॉपिक था। टॉपिक क्या था? राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोग ये कह रहे थे कि इसे एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए, क्योंकि साल दर साल क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को रिकॉग्नाइज किया है आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी के अंदर, और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड। तो अगर एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस आए, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, तो ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को लिंक किया है सुप्रीम कोर्ट ने और रिकॉग्नाइज किया है इन दोनों से लिंक करके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये राइट यानी राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और राइट टू अ क्लीन एनवायरमेंट एक सेम कॉइन के दो पहलू हैं। यानी जब तक आपको क्लीन एनवायरमेंट जो है तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। एक चीज के जो बिना दूसरी चीज पूरी नहीं हो सकती। सो दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट को अचानक से रिकॉग्नाइज क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही सही रीजन दिया, क्योंकि एज द हैवक और द लॉस caused by climate change increases yearly, साल दर साल जो लोगों पर इसका नुकसान बढ़ रहा है, it becomes necessary to articulate this as a distinct right। तो अब ये बहुत ही जरूरी हो गया है कि इसे एज अ डिस्टिंक्ट राइट घोषित किया जा सके, ताकि जो नेक्स्ट वर्डिक्ट्स है, नेक्स्ट केसेस आएंगे, तो हम उन सारे केसेस को राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में रहकर एक सही डिसीजन दे सकते हैं। ओके, मैटर क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से इस राइट के बारे में सोच लिया और डिसीजन दे दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, उनके सामने एक केस आया। केस था सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज। ये स्पीसीज बर्ड स्पीसीज है, पक्षी है, और उसके सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया। क्यों? क्योंकि गुजरात और राजस्थान से जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ इन बर्ड्स की फ्लाइट रूट्स और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, रहने की जगह, वो कोलाइड करता है। कोलाइड होने की वजह से उन पर एक खतरा मंडराने लगा कि जो ऑलरेडी ये स्पीसीज 250 से अब 150 नंबर्स पे पहुंच गए हैं, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? पावर ट्रांसमिशन लाइन से टकरा कर उनकी मौत हो जाती है, उनके पंख जल जाते हैं, या फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं सीरियसली, तो उनके सर्वाइवल पे एक खतरा बन चुका है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, तो ताकि इस इशू को एग्जामिन किया जा सके। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार नहीं आते हैं। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अगर नहीं आया तो इसके कंटेक्स्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक पक्षी है, जो अब आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान यानी ड्राई प्लेसेस में ज्यादातर आइसोलेटेड पॉकेट्स में पाया जाता है। पहले ये ड्राई प्लेन्स में काफी कॉमन हुआ करता था। इसका नंबर, जो पॉपुलेशन नंबर था, वो बहुत ज्यादा था। एक बहुत लार्ज बर्ड होती है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, यानी करीब इसका जो इसकी हाइट होती है 1 मीटर के अराउंड होती है, और लॉन्ग बेयर लेग्स होते हैं, यानी इन लेग्स के ऊपर कोई फर नहीं होता। तो दिखने में ये ऑस्ट्रिच से काफी सिमिलर होते हैं। ब्लैक बक जो हिरन की कैटेगरी में आता है, उसका हैबिटेट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट सिमिलर होता है। अब ये जो है राजस्थान का स्टेट बर्ड घोषित किया जा चुका है, और राजस्थान बर्ड इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए काफी प्रोग्राम्स भी रन कर रही है, सच एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहां पर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको नाम तो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। IUCN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करती है। इस रेड लिस्ट के अंदर दुनिया के वैसे तमाम एनिमल्स और बर्ड्स जो कि सर्वाइवल के अपने लास्ट स्टेज या बहुत ही वनरेबल स्टेज पे हैं, उनके नेम्स को दर्ज करती है। तो IUCN के इस रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नेम भी दर्ज है अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड इज द हाईएस्ट और द लास्ट स्टेज ऑफ वल्नरेबिलिटी। इससे अगर किसी बर्ड या एनिमल का जो नंबर है, पॉपुलेशन नंबर घटा, तो उसके चांस होते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए। क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट, खत्म, खात्मा ही हो जाए। तो ये लास्ट स्टेज है, यानी इस बर्ड को बहुत 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 ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। इंडिया में इसे प्रोटेक्शन मिली है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब रीजंस चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने क्या दिया है कि क्यों इसे एक डिस्टिंक्ट राइट यानी राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज हमें क्यों मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं फटाफट से। क्योंकि जो राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी है, उसको तब तक फुली रियलाइज नहीं किया जा सकता, यानी तब तक उसे पाया नहीं जा सकता जब तक हमारे पास एक साफ सुथरा एनवायरमेंट ना हो। राइट टू हेल्थ, जो कि आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, वो इम्पैक्ट होता है कुछ ऐसे क्लाइमेट चेंज के एडवर्स फैक्टर्स से, जैसे एयर पोल्यूशन, राइजिंग टेम्परेचर और ड्रॉट से। तो डेफिनेटली अगर ये सारे फैक्टर से राइट टू हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमें राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज मिलना ही चाहिए। इनएबिलिटी ऑफ अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, अब देश में कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, पावर नहीं है, तो वो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको संभाल नहीं पाते, उनके लिए अडेप्ट नहीं कर पाते खुद को, जिससे उनका राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी वायलेट होता है। राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हर एक कम्युनिटी, हर एक लोगों को एक समान फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं हो रहा, साथ ही उनका राइट टू लाइफ भी वायलेट हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को भी हम रिकॉग्नाइज करें एक डिस्टिंक्ट राइट के तरह। एक्यूट फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस देश के कुछ पर्टिकुलर एरिया में हमेशा से देखे जा रहे हैं। अब तो अर्बन एरिया सच एज बैंगलोर में ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो रूरल एरियाज में जो पोरर कम्युनिटीज हैं, वो रिचर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। एक रिचर कम्युनिटी अगर वाटर क्राइसिस हुआ तो पानी खरीद सकता है, एयर पॉल्यूशन हुआ तो एयर फिल्टर लगवा सकता है, लेकिन एक पुअर कम्युनिटी तो ये नहीं कर सकती। करेक्ट। अब वुमेन और गर्ल्स इस प्रॉब्लम्स की वजह से ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू मेल। क्यों? क्योंकि उनके घर का काम उन्हें करना पड़ता है, तो वाटर शॉर्टेज हुई तो उन्हें दूर दूर तक जाकर इस तरह से पानी लाना पड़ेगा। तो उनके जो जेंडर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी वजह से विमेन कम्युनिटी, विमेन जो सेक्शन है, उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी राइट टू इक्वालिटी का
क्लियर वॉयलेशन है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी तो सिर्फ रिचर पुअर में नहीं, जेंडर में मेल और फीमेल के बीच में भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर वो इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है। जजमेंट ने ये भी नोट किया जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है सभी को वो मिलना ही चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज के इल इफेक्ट्स है उससे सभी लोगों को सेफ करने का जो पूरा अधिकार है लोगों को, वो भी मिलना चाहिए। अब देख लेते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो क्या है। तो क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर और वेदर कंडीशन में। अर्थ के एक एवरेज टेम्परेचर, सपोज 1 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर रहता है, उसमें एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आ गया 50 साल या 100 साल के दरमियान, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है वो कहलाता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट पूरी तरह से यहाँ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, जिसके वजह से ड्रॉट आ रही है, जिसके वजह से जो गर्मी है वो बढ़ रही है। गर्मी को क्या बोलते हैं? राइजिंग टेम्परेचर। और क्या हो रहा है? बर्ड्स पानी की खोज में माइग्रेट हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज को दर्शाती है। ओवर द लास्ट डिकेड द वर्ल्ड वाज एन एवरेज अराउंड 1 to 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन कंपैरिजन टू 19th सेंचुरी। तो 19 सेंचुरी से कंपेयर करें तो आज पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब आपको ईयर यहाँ पर बताना, मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में कि किस साल पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था या फिर कमेंट्स किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि टोटल हमें पूरा एफर्ट दिखाना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उसको मेंटेन करना है इन कंपैरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी जब हमारी दुनिया में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, पॉल्यूशन बढ़ने लगा और कार्बन एमिशन होने लगा, तो उसकी कंपेयर में हमें अपना जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है पूरी एफर्ट दिखा के इसको हमें लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और 2 डिग्री सेल्सियस तो किसी भी हद से, किसी इस लिमिट को तो हमें क्रॉस ही नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो हेवॉक होगा, इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा अर्थ पे, तो ह्यूमन मैनकाइंड उसे संभाल नहीं पाएगा। जैसे सी लेवल राइज हो जाएगा, अंटार्कटिका में जो बर्फ है वो इतनी ज्यादा मात्रा में पिघलने लगेगी कि जो आइलैंड नेशंस हैं, जो बीचेस हैं, वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। समर मॉनसून, ये सारी चीजों का साइकिल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो हमें ये बताता है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करें। तो यहाँ पर इंडिविजुअली कंट्री सारे जो है उन्होंने अपना एक गारंटी दिया है कि हम इतना जो है कार्बन एमिशन कम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या वो सक्सेस हो रहे हैं? नहीं। बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इस तरह से गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं है, वो ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में मैंने ये बताया कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के क्या है। सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अभी तक तो हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्ट्स हैं वो अच्छे से मेंशन किए गए हैं, पर्टिकुलर मेंशन किए गए हैं। तो अगर आप मेंस एग्जाम लिखते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप वन बाय वन कहीं पर भी एक दो एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं कि एडवर्स सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आप इस स्लाइड को या फिर यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ लीजिए। देर इज नो नीड टू रिमेम्बर एट ऑल दीज फैक्टर्स, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।